सो गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। गुड इवनिंग बेटा। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सब इंट्रोडक्टरी पार्ट, दैट इज इफ एन एलियन फ्रॉम ए डिस्टेंट गैलेक्सी were visit to our planet Earth, the first thing that would amaze and baffle him would be most probably be the enormous diversity. अब यहीं से ये टॉपिक हमारे काम का हो जाता है। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? इनॉर्मस डाइवर्सिटी, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। जब हम बात करते हैं इनॉर्मस डाइवर्सिटी का, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है रिच वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद विच दे शेयर दिस प्लैनेट नेवर सीजेस टू एस्टॉनिश एंड फैसिनेट अस। अब एक बात समझिए, बायोडाइवर्सिटी शब्द, बायो मतलब जैव विविधता, डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है एनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। चलिए, अब हमें ये जान के हैरानी होगी कि देयर आर मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट, मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट्स। दूसरा पॉइंट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल। Species of beetles on Earth and nearly 20,000 species of orchids. species of orchids. अब यहाँ पर क्या लिखा है? इकोलॉजिस्ट एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्सिटी? सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, वाई आर सो मेनी स्पीसीज? डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री? हाउ? यस। और क्यों बहुत सारी स्पीसीज हैं? ताकि इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा स्टेबल हो। इट इज हेल्पफुल इन स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट द अर्थ हिस्ट्री? हाँ, और नहीं भी है तो वो समय के साथ साथ बदलती गई।
हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन केम अबाउट? तो कहेंगे ड्यू टू competition, due to prey-predator relationship, due to biotic relationship and biotic-abiotic relationship. Would it function can be differently if the diversity was less? तो हम क्या समझ पाए? Diversity is inversely proportional to, जितनी कम डाइवर्सिटी होगी, जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतना कम होगा। बात समझ में आ गई? अब आती है बात कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली? द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय अ सोशियोबायोलॉजिस्ट जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन he gave term biodiversity. He is a sociobiologist. He is a sociobiologist. चलिए लिखा है इन आर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी दैट इज हेट्रोजेनिटी एग्जिस्ट। कोई बात नहीं, बस ये टर्म इस्तेमाल करने के लिए आपके काम आएगा। दैट इज इमेंस बायोडाइवर्सिटी की जगह वो एग्जाम में क्वेश्चन में हेट्रोजेनिटी लिख देंगे। और ये जो हमें डाइवर्सिटी है ये सिर्फ हमें स्पेसीज लेवल पर नहीं दिखता है, बल्कि हर लेवल पर, जैसे सेलुलर लेवल पर भी दिखता है। कुछ सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, कुछ में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। डाइवर्सिटी है प्रोकैरियोट यूकैरियोट, और उसमें भी शेप अलग अलग है, फंक्शन अलग अलग है। तो हमें वहाँ भी डाइवर्सिटी, सेलुलर लेवल पर भी डाइवर्सिटी दिखती है। तो लिखा है इन आवर बायोस्फीयर immense diversity that is heterogeneity exists। लिखो, ऐसे लिखो, in biosphere heterogeneity that is immense diversity exist at species level biological organization level, that is macromolecular, that should be cellular, at biome level। हमें हर लेवल पर देखने को मिलती है बायोडाइवर्सिटी। मतलब सेलुलर लेवल से लेकर के फ्रॉम सेल टू बायो, हमें सेलुलर लेवल से लेकर के बायो लेवल तक हर जगह बायोडाइवर्सिटी दिखने को मिलती है। अब देखो बायोडाइवर्सिटी एट जीन लेवल, इसको कहेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल, इसको कहेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी। एंड बायोलॉजिकल एट इकोसिस्टम लेवल इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यहाँ पर लिखा है एक ही स्पीसीज में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी। किस लेवल पर?
जेनेटिक लेवल पर, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन में भी हम लोग अगर बात करें तो हम सब ह्यूमन हैं, हम सब एक ही स्पेसीज है, दैट इज होमो सैपियंस सैपियंस, है ना। बस इतनी सी बात करेंगे। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूँ तो आप हिंदूज़ को देख करके बता सकते हो कि ये फला आदमी हिंदू है कि सिख है कि मुस्लिम है, बता सकते हो ना, बता लेते हैं। आपको नहीं पता बट मैं बता सकता हूँ, आप भी बता सकते हो। लाइक कोई लड़की है थोड़ी सी हेल्दी है, थोड़ा सा जो है हेल्दी है, गोरी चिट्टी तुम दिख रही, पंजाबी लग रही है, सिंधी लग रही है, ऐसा नहीं कहते क्या? हाँ ऐसा कहते हैं ना। तो अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो मुझे लगता है कि आप आसानी से बता सकते हैं कि ये फला लड़की मुस्लिम है, फला लड़की हिंदू है, फला लड़की सरदारनी है। कौन से लेक्चर लगे हैं सर आपके? अरे ऐसे कैसे बता सकते हैं। फिर लड़कियों तो लड़की से तो शुरुआत करी, लड़कों को तो लड़के तो दूर से पता चल जाते हैं। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा, ये होमो सैपियंस सैपियन एक ही स्पेसीज है, लेकिन इसमें भी पॉपुलेशन लेवल पर डाइवर्सिटी है। और सिंधीज़ के कुछ कैरेक्टर हैं जो हिंदूज़ में मैच नहीं कर रहे हैं, हिंदूज़ के कुछ कैरेक्टर हैं जो मुस्लिम्स में मैच नहीं कर रहे हैं, राइट। तो जीन लेवल पर भी थोड़ी सी डाइवर्सिटी है। और अगर ऐसा नहीं होता तो किसी अमेरिकन से इंडियन की शादी हो जाए तो लड़का साफ पता चल जाता है कि इसमें आधा विदेशी आधा इंडियन, लेकिन है होमो सैपियन सैपियन ही, एक ही स्पेसीज है। अब कैसे होंगे? होता है, ठीक है, थोड़ा सा जेनेटिक वेरिएशन। इन्वायरमेंटल फैक्टर, चलो वो अमेरिका से शादी की, लेकिन जब बच्चा पैदा करने का टाइम रहा तो वो इंडिया में थी। जब बच्चा पैदा होने का टाइम था, लेकिन जीन्स आ गए। अब तो तुम गलत, तुम तो अभी बदल गए। तुम तो अभी कह रहे थे इन्वायरमेंटल फैक्टर था पार्ट, वो भी उसका भी असर होता है, बहुत थोड़ा। चलो और समझ में आई जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या लिखा है। एक सिंगल स्पीसीज में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है एट जेनेटिक लेवल एंड ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। तो लिखा है एक जेनेटिक वेरिएशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रॉवेल्फिया वोमिटोरिया का, जो कि एक मेडिसिनल प्लांट है। कैसा प्लांट है? मेडिसिनल प्लांट। और हिमालय की जो रेंजेस हैं, हिमालय की जो दर्रा है, पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो ये रॉवेल्फिया वोमिटोरिया है, इसकी जो स्पीसीज़ है, इसमें कुछ ऐसी हैं जिसमें केमिकल दैट इज़ रेसरपाइन, एक केमिकल है जो कि रेसरपाइन है, और इसी केमिकल के लिए हम इस पौधे को लगाते हैं। तो इसी की एक ही स्पीसीज़ में रेसरपाइन, इसी क्या नाम है, रॉवेल्फिया वोमिटोरिया की ही स्पीसीज़ में कुछ प्लांट ऐसे देखने को मिले जिसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, कुछ में कम। ठीक है, तो लिखा है कि जो ये डाइवर्सिटी है, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से क्या होगा? प्रोडक्ट वेरी करेगा। क्या वेरी करेगा? प्रोडक्ट वेरी करेगा। और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है? रेसरपाइन। क्या है? रेसरपाइन कॉन्सेंट्रेशन। जैसे मैंने वो बताया था एक बार, एक एग्जांपल होता था भांग के पौधे में, कुछ पौधों में बहुत ज़्यादा केमिकल बन रहा है, एल्केलॉइड बन रहा है, कुछ में इतना कम बन रहा है कि उसकी खेती की जा रही है, और उसकी खेती करके उससे क्या निकाल रहे हैं? फाइबर्स, और उससे क्या बना रहे हैं? कपड़े। और जिसमें बहुत ज़्यादा एल्केलॉइड है वो वाला नहीं लगा रहे भांग के पौधों को। भांग के पौधे की कई वैरायटी है, किसी में ज़्यादा एल्केलॉइड है, किसी में कम है, किसी में एकदम कम के बराबर है, तो सब भांग के ही पौधे। इसी तरीके से आप देखो इंडिया में 50,000 से ज़्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन पाए जाते हैं राइस में। कितने? ठीक है, तो ये रॉवेल्फिया वोमिटोरिया लिख लो, एक एग्जांपल नंबर 1।
एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। 1000 से ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है इंडिया में मैंगो की। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है, सबसे पहला है रॉ वोल्फिया वोमिटोरिया। क्या निकालते हैं इससे हम? रेसर पाइन। दूसरा एग्जाम्पल है मोर देन। मैम आपने ग्रुप में इस बच्चों को बताया? हाँ सर, मैंने बताया, बच्चे ग्रुप में ऐड। बेटा ये बताओ, तुम लोग किस बैच में ऐड? सर हम लोग बैच में अभी ऐड नहीं है, लेकिन लाइव क्लास की नोटिफिकेशन नहीं है। तो इन बच्चों ने हाँ, यही बच्चे हमसे कह रहे कि वो नहीं आएंगे। कैसे आएगी जब आप लोगों को मैंने उस समय उस दिन हम लोग को एक्सेस सर दिए थे। सामने प्रशांत सर ने बोला था हम आप लोग को ऐड कर लेंगे, बात मैं तो ऐड नहीं, मैं नहीं आया। नीट इसमें क्या इसमें हुआ, पर नीट वाले में नीट में क्लास लाइव भी है। टारगेट नहीं था। टारगेट नीट में मैं बागी आप टारगेट नीट में कृष्णांत वगैरह को शो नहीं हो रहा है। टारगेट ऐड फॉर हाँ नहीं सर, वो भी कृष्णकांत है। कृष्णकांत एब्सेंट था मैम उस दिन। हाँ, और ज्वाइन कराना। तो मैम बैच को ज्वाइन कराना है। सर अभी फीस वो निकाली, सर ने कहा था फिर से मैं चेंज करूँगा, तो फिर मैं वो जब सर चेंज करते तब ऐड हो जाती है, बाकी 30,000 निकलता। चलिए पढ़िए। लेक्चर मैम रिकॉर्ड हो रहा है, वो अपडेट। हाँ ये ठीक है, आप भेज दीजिए। अब आगे की बात करते हैं हम लोग स्पेसीज डाइवर्सिटी की। हम दोनों लोगों की तबीयत खराब है। जो आया है वो पढ़े। स्पेसीज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी हमको कहाँ देखने को मिल रहा है? स्पेसीज लेवल पर। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि एक फैमिली है सोलेनेसी। कौन सी फैमिली है? अब सोलेनेसी में एक स्पेसीज, मतलब सोलेनेसी की जो जीनस है वो है सोलेना। क्या है? और स्पेसीज क्या है? इसी तरीके से देखो, एक ऐसा, एक तो ये बोल रहा हूँ और एक और बोल रहा हूँ पैंथेरा। दैट इज उसकी जो वो है फैमिली है, दैट इज फेलिडी। कौन सी है? फेलिडी। एक होती है फेलिडी। फेलिडी में आ रहा है, फेलिडी कैनेडी सुना होगा। तो इसमें एक जीनस है जिसका नाम है पैंथेरा। कौन सा जीनस है? पैंथेरा। पैंथेरा किसका जीनस है? तो कहेंगे सर पैंथेरा में एक स्पीसीज है लियो। क्या है? तो लियो क्या बता रहा है? लायन की फैमिली, लायन की स्पीसीज पैंथेरा लियो, दैट इज लायन। पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस इज एक स्पीसीज है, दैट इज टाइगर। हो गया। पैंथेरा का एक और है पार्डस, दैट इज लेपर्ड। क्या है? अब यहाँ पर तुमको क्या समझ में आया? तुमको ये समझ में आया कि एक ही जीनस की कई सारी स्पीसीज हैं। ऐसा होता है क्या कि लेपर्ड की शादी लॉयन के घर में हो जाए या लॉयन की शादी टाइगर के घर में हो जाए? तो एक स्पीसीज अपनी ही पॉपुलेशन में इंटरब्रीड करती है, पहली बात। दूसरी बात, स्पीसीज दो स्पीसीज इंटरब्रीड नहीं करती जनरली। क्या नहीं करती? दो डिफरेंट स्पीसीज जनरली इंटरब्रीड नहीं करती। ऐसा थोड़ा है कि शेर को जो है टाइग्रेस पसंद आ गई तो सारों से शादी कर लिया, नहीं करते। तो ये बात समझ में आ गई। तो हमको यहाँ पर डाइवर्सिटी एक ही जीनस की स्पेसीज लेवल पर देखने को मिली। तो एग्जाम्पल क्या है कि जो वेस्टर्न घाट है, इन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्फीबियन स्पेसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है।
ईस्टर्न घाट के। इंडिया का में रीजन्स है ना, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, सोशल स्टडीज़ में आपने पढ़ा होगा। तो एम्फीबियंस की ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें कहाँ देखने को मिलती है? वेस्टर्न घाट में दैन ईस्टर्न घाट। इम्पॉर्टेंट। अब बात आती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। तो डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फॉर इंस्टांस विद इट डिज़र्ट। अब खुद ही आप समझिए, आप मुझे खुद बताएंगे। डिज़र्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव है। मैंग्रोव्स क्या है? एवरग्रीन फॉरेस्ट। कोरल रीफ है, वेटलैंड है, स्ट्यूरीज हैं, एल्पाइन मीडोज है। दे हैज़ great ecosystem diversity than in Scandinavian country like Norway। अब देखो, इंडिया और नॉर्वे में बायोडाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा है? इंडिया में। जैसे इंडिया में हमें इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, इंडिया में हमें डिज़र्ट भी देखने को मिलता है, इंडिया में रेन फॉरेस्ट भी है, दैट इज़ ट्रॉपिकल रीजन। दैट इज इंडिया में मैंग्रोव्स भी हैं, इंडिया में कोरल रीफ भी है, इंडिया में वेटलैंड भी है, इंडिया में एस्च्यूरीज भी हैं, एल्पाइन मीडोज भी हैं। तो इंडिया में जो इकोसिस्टम लेवल पर डाइवर्सिटी है वो नॉर्वे से ज़्यादा है। स्कैंडिनेवियन कंट्री। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि इट टेक मिलियन ऑफ ईयर, इट टेक मिलियन ऑफ ईयर ऑफ एवोल्यूशन। जाहिर सी बात है, एवोल्यूशन में बहुत समय लगता है क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है। तो मिलियन ईयर्स लग जाते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन विल कॉज डाइवर्सिटी। बट देखो क्या क्या लिख रहा है, बहुत ज़्यादा समय लगता है हमें रिच डाइवर्सिटी को ऑब्टेन करने में। बट लिखा क्या है? बट we could lose all the wealth in less than 2 centuries। मतलब 200 साल में, लाखों दसियों लाख साल में आज जो आपको बायोडाइवर्सिटी दिख रही है वो दसियों लाख साल का नतीजा है, और हम इसको सिर्फ 200 साल में सब खत्म कर सकते हैं। कितने साल में? इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीसीज लॉस कंटिन्यू। बात समझ में आ गई? ये एग्जाम का क्वेश्चन है। इसके बाद लिखा हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी एंड its conservation are now vital environmental issue of international concern as more and more people around the world begin to realize the critical importance of biodiversity for our survival well-being on this planet। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को बचाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सर्वाइवल, और दूसरा वेल बीइंग ऑन दिस प्लैनेट। अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, बहुत अच्छी बात है। हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। चलिए, लिखा है एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन
फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जाम में आएगा। IUCN, और इनकी रिपोर्ट आई थी 2004 में, बहुत अच्छा है। देखिए लिखा क्या, टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल, लिखा है इट इज स्लाइटली मोर देन 1.5 million. Total number of plant and animal species, and it is slightly more than 1.5 million. But एक बात लिखिए, but we have no clear idea how many species are yet to be discovered and described. अरे कुछ तो स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनको हम खोजने से पहले ही वो विलुप्त हो जाती हैं, है ना। तो लिखा है फॉर मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स, दैट इज स्पीसीज, इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट दैन ट्रॉपिकल। अरे क्या बात लिखी है, एक बात लिखी हुई है कि देख, एक बात लिखी हुई है कि टेम्परेट रीजन्स, जैसे हम लोगों का रीजन, हम लोग टेम्परेट रीजन में आते हैं, और जैसे चेन्नई, जैसे महाराष्ट्र, वो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। कहाँ पर स्पेसीज डाइवर्सिटी को गिनना आसान है, वहाँ पे। तो मैं कहूँगा नहीं, वहाँ पर मॉनसून पूरे साल एक जैसा होता है, मतलब पूरे साल एक ही जैसा, एवर ग्रीन फॉरेस्ट। कैसा फॉरेस्ट है? हमारे यहाँ पर कुछ समय में बारिश होती है, कुछ समय गर्मी होती है, कुछ समय ठंडी होती है। तो हमारे यहाँ पर जो स्पेसीज रिचनेस है वो कम होगी। क्यों? ऐसे पौधे, जैसे मैं तुमसे सिंपल बात करूँ, धान, वो लोग पूरे साल धान लगाते हैं। आप धान कितने समय लगा सकते हैं? तो उसके बाद धान की स्पेसीज विलुप्त हो जाएगी कि नहीं? इसका मतलब क्या है, धान की ज़्यादा वैरायटी हमारे साइड होगी कि उनके साइड? किस साइड? उनके साइड। क्यों? क्योंकि हमारे तो 2 ही सीज़न या 1 सीज़न में धान लगता है, उनके पूरे साल लग सकता है। तो वो हर वैरायटी, अप्रैल वाला, मई वाला, जून वाला होगा ना उनके पास। अब जैसे कि बात समझो, एक जगह, जैसे तुम खुद बताना, बारिश का मौसम होता है, कितनी ज़्यादा तरीके के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। तो एक ऐसी जगह है जहाँ पूरे साल बारिश होती है, तो वो जो कितने ज़्यादा तरीके के पेड़ पौधे यहाँ ज़्यादा होंगे कि वहाँ ज़्यादा सर्वाइव करेंगे। तो वहाँ ज़्यादा सर्वाइव करेंगे तो वहाँ ज़्यादा समय तक रहेंगे, तो वो स्पेसीज पूरे साल की पक्की स्पेसीज हो जाएगी। फिर उसमें डाइवर्सिटी होगी, जेनेटिक वेरिएशन होगा, उसकी डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। कि हमारे यहाँ जो 2 ही महीना लगा हुआ है, 2 ही महीने लगा हुआ है, अब तुम बताओ हमें ज़्यादा डाइवर्सिटी करने का टाइम भी मिल रहा है? तो हमारे यहाँ सेम स्पेसीज की डाइवर्सिटी ज़्यादा कि कम? तो हमारे यहाँ गिनना आसान क्यों किया है हमारे यहाँ? तो यही बात लिखी हुई है, फॉर मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स स्पेसीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट दैन ट्रॉपिकल रीजन। अब समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, पूरे साल का मौसम एक जैसा है, तो ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी, ज़्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी नहीं बोलूँगा मैं, सिंपल सा मैं बोलूँगा स्पेसीज डाइवर्सिटी। बढ़िया पढ़ाते हैं कि नहीं? एक बात लिखी हुई है, कंसिडरिंग दैट एन ओवर वेल मिंगली, देखो लिखा है, लार्ज प्रपोर्शन ऑफ स्पेसीज वेटिंग टू डिस्कवर्ड इन ट्रॉपिक्स, क्योंकि वहाँ जंगल इतने घने हैं, कितनी स्पेसीज की स्टडी करोगे। बायोलॉजिस्ट मेक स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन ऑफ टेम्परेट ट्रॉपिक स्पेसीज richness of an exhaustively study group of insect and
extrapolate this ratio that group of animal and plant come up with gross estimate that total number of species of on earth. लिखा है some extreme estimates. अब यहाँ पर कंपैरिजन किसके किसके बीच में हो रहा है बताओ. ट्रॉपिक्स मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रीजन्स एंड टेम्परेट रीजन हम लोग के साइड में. यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियन. बट ज़्यादा कंजर्वेटिव या साइंटिफिकली एस्टिमेट जो कि रॉबर्ट मे साहब ने दिया था, उनके हिसाब से ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी कितनी है 7 मिलियन. रॉबर्ट मे के हिसाब से ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी कितनी है 7 मिलियन. कितनी है बात समझ में आ गई. अर्लियर एस्टिमेट कितना था 20 to 50 मिलियन. चलो कह रहे हैं जो भी अर्थ की बायोडाइवर्सिटी है, जितने भी हमने आज तक स्पेसीज देखी है उसमें 70% से ज़्यादा एनिमल स्पेसीज और मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पेसीज आर एनिमल. ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी इसका 70% क्या है एनिमल और 30% क्या है. देखो इसमें फंगस भी है, प्लांट्स में भी क्या है, प्लांट्स में फंगस भी लिया है देख लो. फंजाई, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ. समझ में आ गई. इंटरेस्टिंग क्या है फंगस को भी प्लांट में लिया है. यहाँ पर ऐसे लिखोगे 30% मत लिखो क्योंकि बैक्टीरिया को भी तो देखना है. तो लिखो प्लांट कंप्राइज 22%. कितना बात समझ में आ गई. बचे हुए में क्या आ जाएगा बैक्टीरिया है और क्या है बैक्टीरिया के अलावा और क्या हो सकता है. यूकैरियोट्स में यूनिसेलर यूकैरियोट क्या कहते हैं इसको यूनिसेलर यूकैरियोट. तुम बताओ ऐसी प्रोटिस्टा क्या कहते हैं. ठीक है अब लिखा है एनिमल में 70% क्या है इंसेक्ट है. इन एनिमल में भी 70% इंसेक्ट मतलब 10 एनिमल में 7 क्या है इंसेक्ट.
हो गया। Yes, sir. तो कह रहे हैं कि हाउ डू एक्सप्लेन दिस इनॉर्मल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट। चलो आगे लिखा है, आगे लिखा है नंबर ऑफ फंजाई। देखो देखो क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन है। द नंबर ऑफ फंजाई स्पेसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन कंबाइंड टोटल ऑफ स्पेसीज ऑफ फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल। फिश की जितनी स्पेसीज हैं, एम्फीबियन की जितनी स्पेसीज हैं, रेप्टाइल की जितनी स्पेसीज हैं अर्थ पर, और मैमल्स की जितनी स्पेसीज हैं, इन सबको जोड़ दोगे तो भी इनसे ज़्यादा अकेले फंगस की स्पेसीज हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर देखो एक कंपैरिजन है, और इस कंपैरिजन में 3 तरीके के कंपैरिजन है। सबसे पहला कंपैरिजन है इनवर्टिब्रेट्स का, और इसमें सबसे ज़्यादा कितना कौन है? इंसेक्ट। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा इंसेक्ट है। उसके बाद कौन है? तो कहेंगे दूसरे एनिमल ग्रुप। तो ऐसे याद करेंगे, आई ओ हेलो, हाँ देखिए ये सब एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं। कैसे याद करेंगे? IOMC। तो एग्ज़ाम में ये ग्राफ बन के आ जाएगा, और इंसेक्ट, मोलस्का, क्रस्टेशियंस और दूसरे एनिमल, और आपसे कहेगा कि 2-3 जगह मिस आउट कर देगा, और कहेगा कि एक को लिख देगा A, एक को लिख देगा B, C, तो कहेगा भरो। तो सबसे ज़्यादा कौन है? इंसेक्ट इनवर्टिब्रेट में, उससे कम है अदर एनिमल ग्रुप, उसके बाद मोलस्कन्स हैं, उसके बाद एक बात याद रखिए कि मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ घटते हुए क्रम में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, इसको याद करने का तरीका, यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके का टेक्निक हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ हम यूज़ करेंगे क्लॉकवाइज टेक्निक। कौन सी टेक्निक? जानबूझ के ये सब सिखा रहा हूँ, याद कैसे होगा, रिटेन कैसे होगा। तो ये ऐसे याद करने का तरीका है, F दैट इज फिशेस, मैमल FMBR, ये याद करने का तरीका है। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी हमको देखने को मिल रही है फिशेस की, उसके बाद हमको बर्ड्स की और रेप्टाइल्स की देखने को मिल रही है। बर्ड्स की ज़्यादा, उससे कम है रेप्टाइल, उससे कम है मैमल की, सबसे कम है एम्फीबियन। हालांकि हमें इस तरीके से बनाना ज़्यादा बेहतर है। हम क्या कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे, FMBR सही तरीका है। इससे डायग्राम में कुछ भी मिस आउट होगा तो आप उसको रखेंगे, उसके बाद दिमाग लगाएंगे। तो बात याद रखिएगा, फिश ही सबसे बड़ा है। ऐसे याद रखेंगे 2-3 तरीका, क्लॉकवाइज, क्या कौन सा वाइज? क्लॉकवाइज FMBR है। नहीं पता चला आपने F ये रखा, M इसको रख देंगे, B इसको देखेंगे, R इसको रखेंगे, इनका ख़त्म हो जाएंगे, आप आंसर गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें प्लांट्स, और प्लांट्स में सबसे ज़्यादा कौन है? फंजाई, और उसके बाद दूसरे कौन है? अब इसको कैसे याद किया जाए? मुझे लगता है यही वाला निमोनिक सबसे अच्छा रहेगा, क्लॉकवाइज। FM हाँ, and FMA, जानबूझ के लिखवा रहा हूँ। ये है अल्लाह, ये है फना, और FM। FM सुनकर फना हुए अल्लाह, ऐसे ही कुछ बना लीजिए।
ठीक है, नहीं जानबूझ के मैं इस तरीके से लिखवा रहा हूँ ताकि आपको एक सीक्वेंस याद हो जाए। फंजाई, मॉस, फर्न एंड एलाइज, एंजियोस्पर्म, लाइकेन और एल्गी। एक बात लिखा है, एस्टिमेट डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोट। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोट स्पीसीज देयर माइट बी। क्योंकि क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species and many species are simply non-culturable under lab condition। क्या बात, बिकॉज लिख लिया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सारा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। लिखा है, इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर डिलिनिएटिंग स्पेसीज ऑफ फॉर दिस ग्रुप देन दियर डाइवर्सिटी आर ऑल्सो माइट बी इन मिलियन। तो खाली इतना जान लो, इनकी जो डाइवर्सिटी है वो मिलियंस में है। ओके, और इसका बेसिस क्या है? तो लिखोगे बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया। बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया। और समझ में आ गई? लिखा है, अब इंडिया के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इंडिया हैज़ ओनली 2.4% वर्ल्ड लैंड एरिया। और but India shares global species diversity about 8.1%। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो that is what make our country one of the 12 mega diversity country in the world। इंडिया में प्लांट स्पेसीज हैं 45,000 और इसी का दुगना दैट इज अबाउट 90,000 स्पेसीज है एनिमल।
गया? बात समझ में आ गई? लिखा है अगर हम लोग लिखा है इफ वी एक्सेप्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट only 22% of total species have been recorded so far. रॉबर्ट मी साहब थे, उनका कहना था कि वर्ल्ड की ग्लोबल डाइवर्सिटी कितनी है? 7 मिलियन। अब 7 मिलियन का 8.1% निकालो। 70 लाख का 10% कितना होगा? 70 लाख का 10% होगा 7 लाख। और जरा जोड़ो 90,000 और 45,000, 135, दैट इज 1,35,000। और इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी होनी चाहिए कायदे से? अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख, 5.5 से 6 लाख होनी चाहिए। और हम कितना गिन पाए? 1,35,000, है ना? तो अभी भी हम लोग जितनी स्पेसीज इंडिया में है उसका कितना परसेंट गिन पाए? जस्ट 22% के अप्रॉक्स। बात समझ में? ये इम्पोर्टेंट है, यही इम्पोर्टेंट लिख लो। Only 22% of total species have been recorded. बात यहाँ तक समझ में आ गई? अब बात लिखा है अप्लाइंग दिस प्रपोर्शन टू इंडियन डाइवर्सिटी वी एस्टिमेट दैट देयर वर प्रोबेबली मोर देन 1 लाख प्लांट स्पेसीज एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पेसीज येट टू बी डिस्कवर्ड। लिखो ऐसे करके इन इंडिया। देख रहे कितना डेटा है इस चैप्टर में। कितनी खोजे गए हैं? 45,000। कितने खोजे जाने? 1 लाख। कितने खोजे गए? 90,000। कितने खोजे जाने? 3 लाख। 3 लाख और एक 4 लाख, 4 लाख और एक 5 लाख, 5,35,000। क्या मैंने कुछ इसी तरीके से बताया था? 5 लाख से 6.5 लाख के बीच में है। हमारे आपकी बात समझ में आ गई आपको? चलिए, तो ठीक टीचर हैं यार। Would we ever be able to complete inventory of biological wealth of our country? हमें कद्र कहाँ है? इतनी ज़्यादा बायोलॉजिकल वेल्थ है। अब सोचो एक कंट्री है गल्फ में, वो एक्वेरियम बना करके मछली पाल रही है। यहाँ तुम्हारे नाले वाले नदी में टहल रही है, पाउंड में टहल रही है कितनी आसानी से बिना। अब सोचो एक्वेरियम, इतना बड़ा एक्वेरियम बनाने में कितना पैसा खर्च होता होगा उनका। रोज़ पानी फिल्टर करना है, ये करना है, वो करना है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाना कितना मुश्किल काम है। तो जिस चीज़ के वो पैसे खर्च करते हैं वो हमारे यहाँ मुफ्त में, कोई कद्र नहीं। और हम उसको बर्बाद भी कर रहे हैं। हम अपने रीजन की रिवर की बीचेस को ख़त्म कर रहे हैं और हम बाहर जाते हैं दूसरे शहरों में बीच को एंजॉय करते हैं। इसमें हमारी गवर्नमेंट का भी बहुत बुरा रोल है। गवर्नमेंट ने कभी भी बायोडाइवर्सिटी को वेल्थ की तरह नहीं लिया। इंडिया की जो इंडिया को जो है गॉड्स गिफ्ट के फॉर्म में टूरिज़्म सेक्टर का एक वरदान मिला, उसने इंडिया ने उसकी कभी कदर ही नहीं। इकोलॉजिकल पार्क नहीं डेवलप करना चाहते हैं। जैसे आप सोचो हर शहर में जो सिटी
रीजन के बीच में से नदियाँ बह रही हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े शहरों में, जैसे लखनऊ में आपको रिवर फ्रंट देखने को मिलता है, गुजरात में रिवर फ्रंट देखने को मिलता है, ऐसे रिवर फ्रंट तो हर शहर में है। आपको हर शहर में नदी के आसपास के एरिया को इतने इकोलॉजिकल पार्क की तरह डेवलप करना चाहिए। इकोसिस्टम सेंसिटिव एरिया होगा, वहाँ की बर्ड की डाइवर्सिटी बची रहेगी, वहाँ की स्पेसीज डाइवर्सिटी बची रहेगी। शाम में लोग वहीं पे स्टॉल्स लगाएंगे, नाश्ता पानी खाना पीना एंजॉयमेंट ट्रैकिंग सब करेंगे, बोटिंग वगैरह। तो हम टूरिज़्म के नज़रिए से उसको कभी हम देखते ही नहीं। हम टूरिज़्म के नज़रिए से देखते हैं कि भैया कहीं किला है, कहीं कुछ है। तो ये इसको भी देखना चाहिए। जैसे मैं ये चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा मिस आउट करता हूँ जौनपुर में। जौनपुर में तो पूरा का पूरा एक समझो कि एक बहुत ही अच्छा शहर के बीच से नदी निकली हुई है और दोनों साइड आराम से आप बहुत अच्छा जो है रिवर फ्रंट बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कंक्रीट कंस्ट्रक्शन को ही डेवलपमेंट माने। बिना कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के भी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे डेवलपमेंट में जा सकता है। बहुत लिमिटेड रिसोर्स के साथ भी चीज़ों को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो। Would we ever be able to complete the inventory of biological wealth? Consider the immense trained manpower, taxonomists, and the time required to complete the job. जाहिर सी बात है, ये बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला काम है। The situation appear more hopeless when we realize that large fraction of species fail। अरे बाप रे बाप, अभी हमने उनको डिस्कवर भी नहीं किया और वो देखो ख़त्म होने का कगार पे है। Threat of becoming extinct even before we discover them। ठीक है, Nature's biological library is burning even before we catalog the title of all the books stocked there। हमने अभी बुक संग्रहालय में रखी हुई किताबों को, इस बात का मतलब समझना, कवि क्या कहना चाहता है। संग्रहालय में रखी हुई किताबों के टाइटल और नेमिंग तो कर नहीं पाए, इससे पहले ही कितनी किताबें जल गई, तो इनका हिसाब किताब ही नहीं हो पाया, वो थी कि नहीं थी। इसी तरीके से बहुत सारी स्पेसीज ऐसी रही जिनको अभी हम जो है ला करके बायोलॉजिकल सर्वे में ला करके, या उनको हम रिपोर्ट नहीं कर पा, उसके पहले ही वो सब क्या हो गई, विलुप्त हो गई। तो ना हमें पता ही नहीं कि ये थी भी कि नहीं थी जब टाइम आया गिनने का। ओके, अब बात आती है पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी। लिखा हुआ है लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, एक लिखा हुआ है लैटिट्यूड और एक होता है क्या, आल्टीट्यूड। क्या होता है, लैटिट्यूड और एक होता है आल्टीट्यूड। यहीं से मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। थैंक यू।